अक्टूबर का महीना था। दिन थोड़ा छोटा होने लगा था। सूरज ढल चुका था, पर आसमान में अब भी हल्की सी केसरिया आभा तैर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों से पकी फसलों की खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। वही पेड़ जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे। कोई बीड़ी पीते हुए, कोई हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और कोई बस यूं ही गप मारने आता था। उस दिन गांव में बिजली नहीं आई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थी। लगभग कुछ लोग उस पेड़ के नीचे जमा हुए थे। बातों का दौर शुरू हुआ जैसे हर शाम होता था। अरे भैया, आज फिर बिजली गायब। अब तो आदत सी हो गई है इस अंधेरे की। अरे भैया, बिजली क्या चीज है? जब हम जवान थे ना, तब तो पूरा गांव दिए की रोशनी में जगमगाता था। बाबा, अब तो दशहरा भी निकल गया। सब लोग अब दिवाली की तैयारी में लग गए हैं। सुनिए, इस बार मैं घर के बाहर नए दिए लगवाऊंगा। हाँ हाँ, और मैं अपनी भैंस को नहलाऊंगा। बोलो बाबा, दिवाली से पहले जानवरों को नहलाना शुभ होता है ना? अरे शुभ ही नहीं, जरूरी है बेटा। दिवाली तो लक्ष्मी का त्योहार है। घर और आंगन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। बाबा, आपकी बातें सुनकर तो मन करता है कि पुराना जमाना वापस आ जाए। अब तो त्योहारों में भी मोबाइल निकाल लेते हैं लोग फोटो खींचने के लिए। सभी हंसने लगे। अरे भैया, अब का जमाना है, हर चीज में दिखावा। हमारे समय में तो दिवाली का मतलब था अपने डर भगाना। डर मतलब? हाँ बेटा, डर। पहले के जमाने में गांवों में कुछ ऐसे किस्से होते थे जिनमें सच्चाई भी थी और रहस्य भी। आज की तरह बिजली नहीं थी, पर अंधेरे में जो चीजें घूमती थीं, वो सबको मालूम थी। बाबा, अब जब लाइट भी नहीं है तो एक कहानी सुना दो ना। वैसे भी रात लंबी है। हाँ बाबा, कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनाओ जिससे रूह कांप जाए। ठीक है, सुनो। ये कहानी है सोनभद्र जिले की। एक छोटे से गांव की बहुत साल पुरानी बात है। लगभग 15 साल हो गए होंगे जब उस समय उस गांव में न मोबाइल था न बिजली, बस लोग, खेत और भगवान। सभी ने अपने पांव फैला लिए। बीड़ी जल गई, हुक्का फिर गुड़गुड़ाने लगा और हवा में अब डर और जिज्ञासा का हल्का मिश्रण तैरने लगा। सोनभद्र जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरैनीपुर। वहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। पिता का नाम हरिनाथ, मां का नाम सावित्री और उनके 2 बच्चे, लड़का अंश और लड़की मोनिका। परिवार बहुत सीधा सादा था। हरिनाथ खेती करते थे और सावित्री घर संभालती थी। बच्चे दोनों मासूम थे। एक स्कूल जाता, दूसरा अभी स्कूल जाने से बहुत बहाना मारता था। एक दिन सावित्री ने कहा, देखो जी, बच्चों को रोज दूध चाहिए। दुकान से लेने में भी शुद्धता नहीं रहती। क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए? हरिनाथ बोले, ठीक कहा तुमने, लेकिन गाय महंगी पड़ेगी। बच्चों के लिए है जी, कोई खर्च बेकार नहीं। फिर कुछ दिन बाद हरिनाथ पास के गांव में गए। वहां एक सफेद रंग की गाय बिक रही थी, साथ में उसका छोटा बछड़ा भी था। मालिक ने कहा, गाय रोज 4 लीटर दूध देती है, लेकिन एक शर्त है। 15 दिन तक मैं ही उसका दूध दूहूंगा, जब तक वो तुम्हें पहचानने न लगे। हरिनाथ मान गए। गाय को खरीदकर अपने घर ले आए। शुरुआत में सब ठीक था,
गाय शांति से खाती पीती और पुराना मालिक रोज आता दूध दुहाने। पर 15 दिन बीतते बीतते कुछ अजीब होने लगा। गाय अचानक किसी अदृश्य चीज को घूरने लगती। रात को उसके पास जाओ तो वो किसी को देखती हुई डराने वाले स्वर में रंभाती। सावित्री ने सोचा कि ठंड लग गई होगी। फिर एक दिन पुराना मालिक किसी कारण खेत में चला गया। उस दिन हरिनाथ ने सोचा, आज मैं ही दूध दुह लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय के पास हाथ बढ़ाया, गाय बुरी तरह चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसे जलती छड़ी से छुआ दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। पूंछ जमीन पर पटकते हुए वो भागी और बछड़े को धक्का मार दिया। हरिनाथ डर गए। दूध का एक कतरा भी नहीं मिला। रात को पुराना मालिक वापस आया। हरिनाथ ने सब बताया। वो बोला, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, चलो मैं दूह लेता हूं। लेकिन जैसे ही उसने दूध दूहने की कोशिश की, गाय ने उसके ऊपर पीछे के पैरों से लात मार दी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर बाहर आ गया। सावित्री चिल्लाई, तासूट। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी गाय को? गाय जोर से रम्भाने लगी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें एकदम गोल। अगले दिन गांव के किसी बुजुर्ग ने सलाह दी, गाय पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी तांत्रिक को बुलाओ। हरिनाथ उसी दिन साइकिल उठाकर निकल पड़े। वो दूर एक जंगल पार करके पहुंचे एक छोटे से कस्बे में, जहां तांत्रिक विश्वनाथ नाम का आदमी रहता था। विश्वनाथ ने आंखें मूंद कर कहा, गाय का दूध नहीं निकलता क्योंकि उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। वो आत्मा वही है जिसने उस गाय के पुराने बछड़े को मारा था। हरिनाथ घबरा गए। बछड़ा तो जिंदा है महाराज। नहीं, जो बछड़ा तुम देखते हो वो अब जीवित नहीं, वो छाया है जिसे एक डाकिन ने उस गाय पर बांध रखा है। शाम तक हरिनाथ तांत्रिक को लेकर लौटे। दोनों साइकिल से लौटे तो रास्ते में ही अंधेरा छा गया। रात के 8 बज चुके थे। गांव में लाइट वैसे भी नहीं थी, बस लालटेन की पीली लो कांप रही थी। गाय को आंगन में बांध दिया गया। तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा का रुख बदल गया। लालटेन की लो बुझ गई। सावित्री चिल्लाई, कोई है क्या बाहर? कोई आया क्या? पर कोई नहीं था। तांत्रिक ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किया, ओम भूत प्रेत पिशाचिनी नमः स्वाहा, और तभी गाय जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें ऊपर घूम गई। तांत्रिक चिल्लाया, इसमें आत्मा नहीं, बदला है। पता चला गाय के पिछले मालिक ने किसी वजह से एक डाकिन की बेटी को मारा था और मरते वक्त उस औरत ने कहा था, तेरी गाय अब मेरी होगी और जो भी इसे खरीदेगा उसका घर तबाह हो जाएगा। हरिनाथ के घर पर वही अभिशाप पड़ा था। तांत्रिक ने पूरी कोशिश की पर आत्मा नहीं गई। अंत में कहा, इसे यहां से दूर किसी जंगल में छोड़ दो, वरना पूरी वंश पर भारी पड़ेगी। हरिनाथ ने अगले ही दिन गाय को बेच दिया, पर सुनने में आया कि जिसने भी उसे खरीदा उसके घर में किसी ना किसी की मौत हुई। कई सालों बाद वो गाय रात के समय गांव के बाहर बिना सिर के भूत के साथ देखी गई। कहते हैं अमावस्या की रात में वो अब भी उसी रास्ते पर रंभाती है।
जहां पहली बार उसे तांत्रिक के साथ लाया गया था। नीम के पेड़ के नीचे अब सब खामोश थे। हरद्वारी बाबा के चेहरे पर सर्द मुस्कान थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जो सिर्फ डर के माहौल में सुनाई देती है। बाबा, ये सब सच्ची बात है? सच्चाई वही है बेटा जिसे सुनकर रूह कांप जाए लेकिन झूठ जैसा लगे। बाबा के शब्द हवा में घुल गए। पास बैठा गोपाल हल्का कांप गया। ठंडी हवा के झोंके ने पेड़ की टहनियों को हिला दिया, जैसे कोई उनके बीच से गुजर गया हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानी में। तब तक स्टे सेफ, गुड नाइट। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। इस गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर जा बसे हैं। अब अधिकतर बुजुर्ग और कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में सभी के ज्यादातर मिट्टी के ही घर हैं और यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सभी के घर एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन सभी एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। यहाँ का वातावरण शहर के मुकाबले कहीं ठीक था। दिन हो या रात, गांव में पंछियों के चहचहाने की आवाज और शुद्ध हवा और ताज़ा पानी और कई ऐसे साधन जो गांव को शहर से बेहतर बनाते हैं। गांव में लोगों का मुख्य साधन अभी भी खेती ही है। लाइट चले जाने के बाद सभी अपने अपने घरों में दिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते हैं। अब फरवरी का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है। इसी गांव में टुनटुन भैया की एक चाय की दुकान थी, जिस पर अक्सर बुजुर्ग और कुछ लोग चाय पीने आते थे। रात के 7 बज चुके थे। टुनटुन भैया की दुकान पर राजू काका और हरिया चाचा बैठे हुए हैं। और भैया टुनटुन, कैसी चल रही है दुकान? अरे राजू काका, ठीक ही चल रही है। अब समय बदलता जा रहा है। पहले दुकान पर कई सारे लोग और बुजुर्ग आया करते थे और देर रात तक बातें करते थे और अपनी अपनी किस्से कहानी सुनाते थे और चाय पीते थे, जिससे मेरी दुकान भी अच्छी चलती थी। अरे हाँ भैया, अब बस समय जा चुका है। आधे से ज्यादा लोग शहर जा बसे हैं। और तुम सुनाओ हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या सुनाएं, इस बारिश में सारा धंधा बंद पड़ा है, लेकिन अपने खाने लायक तो बंदोबस्त हो ही जाता है। वही बहुत बड़ी बात है। और तुम सब बताओ, क्या हाल है? इसी तरह काफी समय तक वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। अब बारिश भी शांत हो चुकी थी। तभी टुनटुन भैया की दुकान पर 2 लोग और आते हैं, वो अपनी साइकिल से। अरे टुनटुन भैया, 2 कड़क चाय लगाओ, एक मेरे दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। इस ठंडे बारिश के मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और थोड़ी गपशप करने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे राजू काका, आप भी यहाँ हो? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और बताओ राजू काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा, क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल थी सभी बारिश में नष्ट हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर ही हमारा घर चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। जीवन को खुलकर आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हमें अपनी शेष बची जिंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहिए।
धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। टुनटुन भैया की चाय में तो स्वाद ही कुछ अलग है, मानो एक घूंट पीते ही जिंदगी के सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। इसी स्वाद के लिए तो हम टुनटुन की दुकान पे आते हैं बेटा। काका, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके साथ हकीकत में कई बार विचित्र घटनाएं घटी हैं। क्या वो सब सच है? हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटनाएं घटी हैं। क्या तुम वो सुनना चाहोगे? अरे हाँ काका, बारिश के इस ठंडे मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ काका, जरूर सुनाओ, बहुत मजा आएगा। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और विचित्र कहानी सुना ही देता हूँ, लेकिन डरना मत। कहानी है आज से ठीक 30 वर्ष पहले की, जब मैं गांव से कुछ दूर शहर में एक दफ्तर में काम करता था। रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आई, जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरे, जो कि कुछ अजीब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज स्टेशन के बाहर कोई भी घर जाने का साधन नहीं था। ऊपर से बारिश का मौसम बना हुआ था। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर वो आदमी जो ट्रेन से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव शामपुर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी शामपुर ही है, पर शामपुर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हें भी शामपुर ही जाना है तो चलो फिर मेरे साथ, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो व्यक्ति ये बहुत बोल तो रहा था, लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभना सा लग रही थीं, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कुछ समय बाद बहुत तेज हुई। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब हमें लगा कि अब कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा वृक्ष देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं आपका क्या नाम है और आप कहां से आ रहे हो? थोड़ी देर तक वो आदमी शांत रहता है और फिर बोलता है, क्या करोगे भाई जानकर? कौन सा इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है? क्या मतलब भाई, मैं तो शहर का आदमी हूँ, किसी काम से यहाँ गांव आया हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ,
पर ये तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। ये रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। ये व्यक्ति मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये ना ही मुझे अपना पता बताना चाहता था और ना ही ये मुझसे बातें करना चाहता था। ये सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर न लग रहा हो, पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात हो चुकी है, ज्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इस बार तो बारिश ने हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी। हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से कुटिया के पास पहुंचे, जो कि सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, मानो कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे की रोने की। मुझे यह सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उस व्यक्ति के लिए, अरे अरे भाई, क्या ये सब अफवाहें सुनी तुमने? हाँ भाई, आवाज तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। पर भाई, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चलकर देखते हैं, क्या पता वो मुसीबत में हो इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वो व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज और काला अंधेरा और बिजली की आवाज के साथ साथ ये सभी आवाजें। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कुछ जवाब नहीं आया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो व्यक्ति कहीं नहीं था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज और उस औरत के रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगी। फिर मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वो सब आवाजें शांत हो चुकी थीं। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सामने फिर से मुझे वही अजीब बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं ये देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल के शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज आने लगती है और लग रहा था वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है। ठीक से वो दिखाई नहीं देता। जब मैं बहुत नजदीक गया और देखा तो वो वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई, कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज में क्यों रो रहे हो? तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में रोशनी सी होती है, जिससे वो व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने हिम्मत करके भगवान जी का नाम लिया और वहां से भाग गई थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागते रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया।
सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत ऑटो पकड़कर अपने घर वापस आ गया और फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी मैं उसे स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूं। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस स्टेशन की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।